हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक एंड दैट इज स्लैब्स। स्लैब्स इज नथिंग बट जस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। ठीक है, और इसका हम यूज कहाँ करते हैं? इसका हम यूज करते हैं फॉर रूफिंग एंड फॉर फ्लोरिंग। ठीक है, फ्लोर बनाने के लिए हम यूज करते हैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस का, जिसको हम बोलते हैं स्लैब। ठीक है, अब स्लैब की खास बात क्या होती है? स्लैब की खास बात ये होती है कि जिसकी लेंथ है, ठीक है, और विड्थ है, वो बहुत ज्यादा होती है इसकी डेप्थ से। ठीक है, जनरली हम लेंथ की बात करते हैं, लेकिन लेंथ और विड्थ इसकी डेप्थ से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ओके। अब स्ट्रक्चरली हमारे पास कौन कौन सी स्लैब है? ठीक है, तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लैब। नंबर वन इज वन वे एंड नंबर टू इज टू वे। अब हम इनको समझ लेते हैं कि वन वे स्लैब क्या है और टू वे स्लैब क्या है। ठीक है, पहला देखो, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिस पे है। ये बना देता हूं सपोज, है ना। ये डायरेक्शन आपकी LX है, मींस X डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन है आपकी LY। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन है इसके रेशियो के बेसिस में। ठीक है, दैट इज व्हाट इज LX अपॉन LY। इफ LX अपॉन LY इज ग्रेटर देन 2, तो आपकी स्लैब हो जाती है 1। ठीक है, एंड इफ LX अपॉन LY लेस देन इक्वल टू 2, तो आपकी स्लैब हो जाती है 2। ठीक है, LX है आपकी X डायरेक्शन में लेंथ और LY है आपकी Y डायरेक्शन। ओके, अब वन वे स्लैब में क्या होता है? वन वे स्लैब में जो आपका सपोर्ट होता है वो सिर्फ दो साइड्स में होता है। ठीक है, सपोज एक स्लैब है आपकी, ठीक है, अगर ये आपकी स्लैब है, सपोज ये बुक ये स्लैब है, तो सपोर्ट जो होगा सिर्फ इधर होगा और इधर होगा, मतलब सिर्फ दो साइड में सपोर्ट होता है। और टू वे में क्या होगा? टू वे में हमारा चारों तरफ से सपोर्ट होगा। ठीक है, इसमें जो सपोर्ट होता है वो हमारी चारों साइड में होता है स्लैब में। ठीक है, तब उसे हम बोलते हैं टू वे। अगर इसमें सपोर्ट दो साइड में है, इसका मतलब बीम भी कहाँ रन कर रही होगी? दो साइड में रन कर रही होगी, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर ही बीम रन करेगी। ठीक है, उसमें चारों तरफ सपोर्ट है टू वे में, तो उसमें चारों तरफ बीम रन कर रही होगी। ऑलराइट, ये है हमारा बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं वन वे स्लैब की और टू वे स्लैब की। ओके, तो वन वे स्लैब में जो रेनफोर्समेंट है, ठीक है, अगर हम वन वे स्लैब की बात करते हैं तो जो रेनफोर्समेंट है आपका वो सिर्फ LX और LY, वो सिर्फ शॉर्ट साइड के पैरेलल चलता है इस तरीके से। तो ये होगा आपका मेन रेनफोर्समेंट, मेन रेनफोर्समेंट। ओके, और ऐसा क्यों होता है? क्यों शॉर्ट साइड के पैरेलल में हम रेनफोर्समेंट लगाते हैं? क्योंकि इसका जो पैटर्न है ना, ये देखिए यहाँ पर, इसका जो डिफॉर्मेशन का पैटर्न है वो इसी साइड पर है ना, ये ऐसा पैटर्न है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके पैरेलल रेनफोर्समेंट लगानी पड़ती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि रेनफोर्समेंट इधर नहीं होगी, इधर भी रेनफोर्समेंट लगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये वाला रेनफोर्समेंट ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और इसीलिए इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बक्स। ऑलराइट, तो वन वे स्लैब में हमारी रेनफोर्समेंट क्या होता है? शॉर्ट साइड के पैरेलल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार्स करते हैं।
रेनफोर्समेंट कितना होता है या डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कितना होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं टू वे स्लैब। अब जो टू वे स्लैब है उसमें जो रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें, अगर हम मेन रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो वो दोनों साइड भी होता है, शॉर्ट साइड के पैरेलल भी होता है और लॉन्ग साइड के पैरेलल भी होता है। मतलब ये और ये दोनों हैं आपकी मेन रेनफोर्समेंट। अब इसके बाद अब आपकी दोनों तरफ रेनफोर्समेंट है तो आपकी मर्जी है, अगर आपको इसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट डालना है तो डाल दीजिए, वरना तो दोनों तरफ रेनफोर्समेंट होने की वजह से वो पहले ही ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रेनफोर्समेंट। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, ये देखिए, ये है इसका डिफॉर्मेशन। जैसे हम लोड लगाते हैं तो किस पैटर्न में डिफॉर्म होती है आपकी टू वे स्लैब। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसके कॉर्नर थोड़े से अपलिफ्ट कर गए है ना। आप कोई ऐसे प्लेन पेपर ऐसे देखो, उसमें चारों तरफ ऐसे सपोर्ट लगा के खड़ा कर दो, फिर इमेजिन करो कि आप बीच से लोड लगा रहे हो तो उसके कॉर्नर अपलिफ्ट करेंगे और चारों तरफ से आपका बेंडिंग पैटर्न आएगा। तो उसको रजिस्ट करने के लिए हमें दोनों साइड में मेन रेनफोर्समेंट देनी पड़ती है। ठीक है, ओके। अब अगर आप कंपैरिजन करो तो जो वन वे स्लैब होती है, ठीक है, वो आपका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली रेनफोर्समेंट कम लग रहा है। ये हम बात कर रहे हैं वन वे स्लैब। तो जो वन वे स्लैब है वो आपका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है। बट अगर आप ज्यादा स्टोरी में मूव कर रहे हो, मतलब अगर आप हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको मूव करना पड़ेगा टू वे स्लैब फॉर हाई राइज बिल्डिंग। ठीक है, अब दोनों में से ही अब आप देखिए, एक में रेनफोर्समेंट कम है लेकिन वो स्ट्रक्चरली एक टाइम बाद वीक हो जाता है, दूसरा स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है ना, लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं है। तो दोनों को अगर अलग अलग देखें तो हमें ये पता चलता है कि अगर आप वन वे स्लैब बना रहे हो, वन वे स्लैब बना रहे हो तो 3.2 मीटर अगर आपने स्पैन रखा है, एल अगर आपने 3.2 मीटर तक रखा है तो ये आपको मिलता है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। और वहीं पर अगर आप टू वे स्लैब की बात कर रहे हो तो अगर आप 6x6 का स्लैब बना रहे हो तो ये मिलता है हमें मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। एक में 3.2 मीटर तक मिलता है और एक में मिलता है 6x6 में। अगर आप स्लैब 6x6 तक का बना रहे हो तो मोस्ट इकोनॉमिकल मिलता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया दो तरह के स्लैब होते हैं, वन वे टू वे। उनको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करता है। अच्छा, ये जो LX/LY का रेशियो होता है इससे हम बोलते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं और बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो। तो आप कह सकते हो कि अगर आपका एस्पेक्ट रेशियो 2 से ज्यादा है तो आपकी स्लैब हो जाती है वन वे, और अगर 2 से कम है या इक्वल है तो आपकी स्लैब हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लैब के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके डिजाइन स्टेप्स, और मैं आपको डिजाइन स्टेप्स में ही बता दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा एंड टर्म्स जो इंट्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल बीम की तरह डिजाइन है, 80% अगर आपको बीम का डिजाइन समझ में आ गया है तो बिल्कुल सेम डिजाइन है, बस कुछ कुछ चेंजेस होते हैं जो मैं आपको डिजाइन स्टेप्स में बताऊंगा। उसके बाद हम एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट स्टेप सेम, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, दैट इज डिजाइन कॉन्स्टेंट्स, डिजाइन कॉन्स्टेंट्स। ओके, डिजाइन कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होते थे हमारे? m दैट इज 280/3 सिग्मा CBC, k दैट इज m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ठीक है, j दैट इज 1 - k/3
T and R, that is half sigma CBC, ठीक है, इंटू J इंटू K। ओके, और ये जो सिग्मा CBC है ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट से आ जाएगा, जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, और जो सिग्मा ST है वो ग्रेड ऑफ स्टील से आ जाएगा, जो भी ग्रेड ऑफ स्टील है। दैट इज और फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल सेम बीम में भी हम यही कर रहे थे, है ना, तभी मैंने बोला कि लगभग सेम है डिजाइन। सेकेंड स्टेप, एस्टिमेशन ऑफ स्लैब एस्टिमेशन ऑफ स्लैब डेप्थ। ओके, क्या फॉर्मूला होता है हमारा? फॉर्मूला क्या होता था? L बाई डी, ठीक है। L बाई डी क्या होता था? कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20 फॉर सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड मतलब आपका कॉलम पर, देखिए सपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो कॉलम हो सकता है ना, या तो मेसनरी वॉल हो सकती है, ठीक है। तो जो भी सपोर्ट हो वो सिंपली सपोर्टेड होनी चाहिए आपकी स्लैब। तो L बाई डी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20, और अगर कैंटिलीवर है तो दैट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7 फॉर कैंटिलीवर। मतलब कैंटिलीवर क्या होता है? जो हमारे छज्जा होते हैं, है ना, बालकनी होती है, जो जिसमें सिर्फ एक साइड सपोर्ट होता है वॉल का, वो क्या होता है? कैंटिलीवर। तो L बाई डी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 7 फॉर द कैंटिलीवर एंड फॉर सिंपली सपोर्टेड कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20। अब देखो बीम में तो हमारे पास सिर्फ एक लेंथ थी, है ना। अब यहाँ पर तो हमारे पास दो लेंथ है, हमने अभी बात की है। दो लेंथ कौन सी है? एक LX है और दूसरी LY, है ना। तो दो लेंथ में आप कौन सी यूज करोगे? तो यहाँ पर यूज होती है हमारी शॉर्ट स्पैन। तो जो भी हमारी शॉर्ट स्पैन है हम उसको यूज करेंगे यहाँ पर अपनी डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब क्या यहाँ पर विड्थ कैलकुलेट करनी पड़ेगी? नहीं। क्यों नहीं करनी पड़ेगी विड्थ कैलकुलेट? क्योंकि विड्थ हमें गिवन होगी। आप स्लैब तभी बना सकते हैं ना जब आपने रूम का साइज अपना डिसाइड कर लिया हो। और अगर रूम का साइज डिसाइड कर लिया है तो एक लेंथ हमें पता होगी, विड्थ पता होगी, है ना। बस हमें क्या निकालना पड़ेगा? उतनी डेप्थ निकालनी पड़ेगी जिससे वो जो भी लोड लगने वाला है, सुपर इम्पोज लोड, लाइट लोड या सेल्फ वेट, वो सारा कैरी कर पाए, वो डेप्थ निकालनी है। तो वो डेप्थ आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब हमने डेप्थ निकाल ली है, अब डेप्थ से ओवरऑल डेप्थ निकाल लीजिए। ओवरऑल डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? डी प्लस क्लियर कवर प्लस पाई बाई, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं रेनफोर्समेंट के लिए। एक तो रेनफोर्समेंट आप क्या यूज करते हैं? तो इसमें मिनिमम होता है, जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होती है दैट इज 8 mm, ठीक है। और जो मैक्सिमम होती है, जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होती है वो होती है आपकी डेप्थ बाय 8, है ना। जो आपकी डेप्थ है, जो स्मॉल डी आपने निकाल दिया है यहाँ से, दैट इज 8। अब आप इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको वो वैल्यू चाहिए कि आप डायरेक्टली ये सब ना निकालना पड़े, तो आपकी वैरी करती है 8 mm से 12 mm। तो जो रेनफोर्समेंट है आप 8 mm से 12 mm के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो। और कौन कौन सी वैल्यू होती है 8 mm से 12 mm के बीच में? 8 mm, 10 mm एंड 12 mm। तो आप मतलब ये तीन रेनफोर्समेंट में कोई भी साइज कंसीडर कर सकते हो। अब आती है बात क्लियर कवर की। तो क्लियर कवर वैरी करता है 20 mm टू 30 mm, ठीक है। ये भी वैल्यूज mm में है एंड दैट वैल्यू इज आल्सो इन mm। तो जो आपका क्लियर कवर वैरी करता है दैट इज बिटवीन 20 mm टू 30 mm। तो क्लियर कवर आप इसके बीच में ले सकते हैं, रेनफोर्समेंट आप उसके बीच में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया? कैपिटल डी। यानी हमने क्या कर लिया? साइज, डेप्थ एस्टिमेट कर लिया, हमारे पास विड्थ पहले से थी, लेंथ पहले से थी, ओके। चलिए नेक्स्ट हम निकालते हैं अब इफेक्टिव स्पैन। थर्ड स्टेप इज, देखो बिल्कुल सेम चल रहा है, अभी कुछ छोटे छोटे डिफरेंस हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ओके। फोर्थ थर्ड स्टेप इज इफेक्टिव
स्पैन, है ना। अब इफेक्टिव स्पैन आपके पास दो स्पैन है, बीम में तो सिर्फ एक ही स्पैन थी, है ना। तो एल एक्स इफेक्टिव पहन ले तू, मतलब शॉर्ट साइड वो क्या हो जाएगा एल एक्स प्लस डी एंड एल एक्स प्लस सपोर्ट विड्थ, सपोर्ट विड्थ, ठीक है। इन दोनों में से जो क्या हो लीस्ट हो मतलब छोटा, ऐसे ही तो निकालते थे इफेक्टिव स्पैन, है ना। अब दूसरी साइड एल वाई इफेक्टिव, ये हो जाएगा आपका एल वाई प्लस डी, है ना, एंड एल वाई प्लस सपोर्ट विड्थ, सपोर्ट विड्थ, और इन दोनों में से जो लीस्ट हो, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ वहां पर क्या था, जब बीम था तो हमारे पास सिर्फ एक लेंथ थी, अब हमारे पास दो लेंथ है तो हमें ये काम दो बार करना पड़ेगा, कुछ और नहीं है, बस इतना ही सीन है, ठीक है। अब निकल आइए नेक्स्ट स्टेप 4, निकाल लीजिए एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो, ओके। एस्पेक्ट रेशियो आपको पता है क्या होता है, लेमडा एंड दैट इज एल एक्स अपॉन एल वाई। अब यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ आई है आपकी एल एक्स और एल वाई, उसको पुट कर दीजिए, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो आपका वन वे स्लैब हो जाएगा, और अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो आपका टू वे स्लैब हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं उसे, ओके। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप हो गया। अब हमें ये पता चल गया है कि हमारा स्लैब जो है वो वन वे होगा या फिर टू वे होगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हम सिर्फ बात करते हैं वन वे की, है ना। टू वे की हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। सपोज आपकी स्लैब वन वे, तो आप कैसे डिजाइन करेंगे उसे, ठीक है। बिल्कुल सेम बीम की तरह डिजाइन होता है, कुछ नहीं है। अब आप सबसे पहले तो निकालिए लोड, कि लोड कितना लग रहा है आपकी स्लैब में, है ना। तो सबसे पहला लोड सुपर इम्पोज लोड, सुपर इम्पोज लोड, ठीक है। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी इन द फॉर्म ऑफ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्यों है, देखिए जब एक साइड से यूडीएल था, है ना, मतलब कि जब लेंथ की आप बात कर रहे थे तो लेंथ आपने कितनी मान ली थी 1 मीटर, ठीक है। अब दोनों डायमेंशंस आपकी एल एक्स और एल वाई दोनों 1 मीटर से ज्यादा होंगी, तो हमको दोनों 1 मीटर माननी पड़ेगी, है ना। यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में इतना लोड है, ठीक है। क्योंकि देखो पूरी बिल्डिंग में तो बहुत सारी स्लैब्स होंगी, रूम के साइजेस अलग अलग होंगे। अब अगर आप अलग अलग रूम के लिए डिजाइन करते रहे, कनेक्शन बनाते रहे, तो हो गया, है ना। स्लैब हमारी पड़ती है एक साथ, और उसमें हमें सिर्फ ये देखना पड़ता है कि पर मीटर स्क्वायर हमारा लोड कितना आ रहा है, और पर मीटर स्क्वायर हम रेनफोर्समेंट क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और वही हम कंटिन्यू करते जाते हैं पूरे एरिया में, ठीक है, चाहे जितना भी बड़ा एरिया। तो हम क्या करते हैं, लेंथ को भी 1 मीटर मानते हैं, विड्थ को भी 1 मीटर मानते हैं, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया, इसीलिए पर मीटर स्क्वायर लोड गिवन होगा सुपर इम्पोज लोड में, ठीक है। सेकेंड लोड, द सेकेंड लोड इज लाइव लोड, है ना। अब लाइव लोड होता है इसका 1 to 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर रूफ आपकी अप्रोचेबल है, मतलब आप जा सकते हो, अगर जा सकते हो मतलब कभी ना कभी तो जाओगे, है ना, कुछ काम के लिए छत में, तो वहां पर आपका जो लाइव लोड होता है वो 1.5 हो जाता है अप्रोचेबल के लिए। और अगर अप्रोचेबल नहीं है, मतलब आप छत पे जा नहीं सकते हो, है ना, तो क्या होगा, मतलब कि वहां पर ह्यूमंस का लोड तो कभी नहीं आएगा क्योंकि आप जा ही नहीं सकते हो, तो वहां पर लेते हैं 1, दैट इज 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर नॉट अप्रोचेबल। ऑलराइट, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इज थर्ड सेल्फ वेट, सेल्फ वेट। अब सेल्फ वेट सेम फॉर्मूला, यूनिट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम
यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। कंक्रीट का यूनिट वेट होता है 25, वॉल्यूम L इंटू P इंटू D। ठीक है, तो D आप सेकेंड स्टेप में निकाल चुके हो, L और B को हमें लेना है 1:1, है ना। 1 मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो L और B को 1 ले लेंगे, दैट इज 25 इंटू 1 इंटू D, और D क्या है जो आप सेकेंड स्टेप में ओवरऑल डेप्थ निकाल चुके हो, है ना। यहां से इन तीनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा टोटल लोड। तीनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये वो लोड है जो हमारी स्लैब पर लग रहा है, जिसको रजिस्ट करना है स्लैब को। ठीक है, चलिए रजिस्ट कराते हैं इसे। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्या फॉर्मूला होता था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का? WL²/8। ठीक है, अब यहां पर भी दो लेंथ है, लेकिन लोगे आप छोटे। क्लियर है? ओके, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि शॉर्ट स्पैन के आपने देखा था ना डिफॉर्मेशन पैटर्न, है ना, शॉर्ट स्पैन से ही आ रहा था, तो हमें शॉर्ट स्पैन को ही रजिस्ट करना है। उसी के पैरेलल हम रेनफोर्समेंट भी लगा रहे हैं, तो अगर उसी के पैरेलल रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं तो हमें लेंथ मोमेंट भी कहीं कहाँ पर लेना पड़ेगा? शॉर्ट स्पैन पे। तो मोमेंट कितना हो जाता है? WL²/8। ठीक है, W आपको पता है फिफ्थ स्टेप से, L आपको पता है थर्ड स्टेप से, इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन, है ना। यहां पर पुट कर दीजिए 7 हम क्या करते थे? चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ, चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से चेक करना है हमें, कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या होता था? M = RBB²। M यहां से आ ही गया है आपका बेंडिंग मोमेंट, यहां पर पुट कर दोगे। R आपको पता है, B कितना है? 1 मीटर, तो कितना लोगे? 1000 mm, है ना, क्योंकि सारी वैल्यूज mm में है। जो आपने R की वैल्यू में, R की वैल्यू क्या होती है? ½ सिग्मा CBC इंटू J इंटू K। यहाँ से जो सिग्मा CBC सपोज M20 के लिए 7 आया है, वो वैल्यू होती है न्यूटन पर mm², यानी किसमें है वैल्यू? न्यूटन और mm में। तो यहाँ पर भी mm में पुट करना है, इसलिए कितनी पुट कर दिया? 1000 मल्टीप्लाइड बाई D²। यहाँ से आप D कैलकुलेट कर लो। ठीक है, फिर से सेम काम, जो आपने सेकेंड स्टेप में डेप्थ प्रोवाइड की है, वहां से इस डेप्थ को कंपेयर कर लो। जो भी डेप्थ ज्यादा आ रही है वो हमारी फाइनल डेप्थ हो जाएगी। ऑलराइट, तो हमने क्या कर लिया है? डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हमने कंक्रीट की तो सारी बात कर ली, अब हमें क्या निकालना है? रेनफोर्समेंट, है ना, जिसे हम बोलते हैं पहले मेन रेनफोर्समेंट। दिख रहा है? थोड़ा घुमा लेते हैं। ओके, स्टेप नंबर 8, दैट इज मेन रेनफोर्समेंट। ओके, देखिए सेम, बिल्कुल सेम बीम की तरह यहाँ पर भी मेन रेनफोर्समेंट। M = फॉर्मूला सिग्मा ST AST इंटू J इंटू D। ये फॉर्मूला होता था, सिग्मा ST इंटू AST इंटू J इंटू D। सिग्मा ST आपको पता है, ठीक है, AST ही तो कैलकुलेट करना है, यही तो क्या है हमारा मेन रेनफोर्समेंट। J आपको पता है एंड D आपको पता है। ठीक है, डी जो फाइनल डी आया होगा, मतलब कि जो सेकेंड स्टेप में एंड 7th स्टेप में कंपेयर करके जो ज्यादा होगा वो वाला डी आपको यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से AST क्या आ जाएगा आपका? M/सिग्मा ST इंटू J इंटू D। अब ये जो AST है दैट इज रिक्वायर्ड, मतलब फॉर दिस मूवमेंट, मतलब इतना मूवमेंट रजिस्ट करने के लिए
हमें एटलीस्ट इतना AST चाहिए होगा, ठीक है, इतना AST कम से कम चाहिए होगा अगर आपको ये मूवमेंट रजिस्ट करना है। देखो इतने डेप्थ से कंक्रीट ने तो रजिस्ट कर लिया, अब किसको रजिस्ट कराना है, स्टील को, ठीक है। तो ये हो गया AST रिक्वायर्ड। अब हमें निकालना पड़ेगा, देखो रेनफोर्समेंट हमें टोटल तो पता चल गया कि सपोज आपका 500 mm स्क्वायर एरिया चाहिए रेनफोर्समेंट का, लेकिन अब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कैसे करोगे, वो तो बार्स में प्रोवाइड करोगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिंग निकालनी पड़ेगी। देखो ये छोटा सा डिफरेंस है बीम में और स्लैब में। बीम में हम निकालते हैं नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट। रीजन क्या होता है कि बीम का एक डायमेंशन हमें पूरा पता है और हम वो डिजाइन कर रहे हैं, है ना, इंडिविजुअल बीम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें हमने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट निकाल लिए। अब अगर आप 1 mm स्क्वायर में रेनफोर्समेंट निकालोगे, सपोज नंबर आया 2.2, है ना, तो आप कितनी प्रोवाइड करोगे, 3। अब आपका एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब उस ज्यादा एरिया में जहां 2.2 लगना था, हर जगह कितना कितना लग रहा है, 3। तो रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरे एरिया में स्लैब में आपको रेनफोर्समेंट डालनी है। तो इसलिए हम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट निकालने की बजाय हम क्या करते हैं, स्पेसिंग निकालते हैं, और वो भी नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट से ही निकलता है। बहुत आसान है, अभी हम समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज स्पेसिंग। नेक्स्ट इज थर्ड, 9th स्टेप इज स्पेसिंग। अब देखो कैसे निकलती है स्पेसिंग। हम नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालते थे, AST रिक्वायर्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार, और ये क्या होता था, π/4, 5 स्क्वायर। 5 क्या होता है, रेनफोर्समेंट डाया, है ना। और ये क्या क्या यूज करना है आपको, 8, 10 या 12 में जो भी आपका मर्जी है वो यूज करना है ना, जो भी आपने यूज किया हो। यहाँ पर पुट कर दोगे 8, 10 या 12 जो भी यूज किया है, आपका एरिया ऑफ 1 रेनफोर्समेंट आ जाएगा, और उसको रिक्वायर्ड एरिया से डिवाइड कर देते तो आपको नंबर ऑफ बार्स आ गए। अब सपोज नंबर ऑफ बार्स आ गई 2.2, ठीक है। अब अगर आपको निकालना हो कितनी कितनी दूर पे प्रोवाइड करते हो, आपने कितना लिया, 1 मीटर, ये सपोज 1 मीटर, और नंबर ऑफ बार्स आई है आपकी 5 मान लेते हैं, है ना। तो आप कितनी कितनी दूर में प्रोवाइड करोगे, 200 mm में। 200 mm में प्रोवाइड करोगे तभी तो 5 बार्स आ पाएंगे यहाँ पर, है ना, सिंपल है। और ये 200 mm कैसे आया, आपने जितनी भी स्पैन में आपको रेनफोर्समेंट लगाना था, है ना, उसमें डिवाइड कर दिया है नंबर ऑफ बार्स, यानी 1 मीटर कितना है, 1000 mm, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया है, यहाँ से आया है आपका 200 mm। बस यही कॉन्सेप्ट है हमारा स्पेसिंग का। स्पेसिंग ऐसे ही तो निकल सकता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सपोज नंबर ऑफ बार्स आई है आपकी 5, और आपको प्रोवाइड करना है 1 मीटर में, तो कितनी कितनी दूर में प्रोवाइड करोगे, 200 mm। और वो कैसे आया, 1000 mm में नंबर ऑफ बार्स डिवाइड कर दिए, है ना। तो यहाँ पर भी कितना है हमारे पास, स्पैन कितना है, 1 मीटर। तो स्पेसिंग का फॉर्मूला आ गया, स्पैन है 1 मीटर, तो 1000 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बार्स, और नंबर ऑफ बार्स का फॉर्मूला क्या है, AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार। ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा स्पेसिंग का, सिंपल सा, ठीक है। अब स्पेसिंग आएगी, देखो स्पेसिंग हमारी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। हमने जब बीम का डिज़ाइन कर रहे थे हमने उसमें भी बात की थी। एक होता है जब हम शेयर की बात कर रहे थे तो उसमें 0.753 और 300 mm, तो कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि क्यों करते हैं वो। देखो 2 चीज़ें, बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट भी नहीं लगना चाहिए, है ना, और इतना भी कम नहीं लगना चाहिए कि वो सेफ ना हो, है ना। तो हमने कुछ लिमिट्स पहले से डिसाइड कर रखी है ना, और वो होती है, नंबर 1 इज 3D, मतलब जो भी आपकी इफेक्टिव डेप्थ है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड द सेकेंड इज 300 mm, ठीक है। अब यहां से जो स्पेसिंग आई, सपोज यहां से आई 197 mm, ठीक है। डी सपोज आपका है 150, तो ये हो जाएगा 450 mm। लेट्स से, मुझे पता नहीं है, जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ, कोई रैंडम डाटा। तो अब इन तीनों को कंपेयर कर लो,
और इन तीनों में जो सबसे छोटा हो, ठीक है, वो बन जाता है तुम्हारा फाइनल स्पेसिंग। ओके, वो बन जाता है तुम्हारा फाइनल स्पेसिंग, राइट। अब फाइनल स्पेसिंग पता चल गई है, तो अब आपको टोटल पता चल जाएगा कि इतनी इतनी दूर पे अगर रेनफोर्समेंट में लगाता चला जाऊं तो कितना टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। तो यहां से अब निकलता है हमारा AST प्रोवाइडेड, है ना। चलिए बात करते हैं 10th स्टेप की, रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड। ओके, सेम जो आपका स्पेसिंग वाला फॉर्मूला है उसी से निकलेगा। यहां पर क्या हो जाता है, स्पेसिंग प्रोवाइडेड, जो फाइनल स्पेसिंग आपने प्रोवाइड की, दिस इज इक्वल टू 1000। अगर स्पेसिंग आपने प्रोवाइड कर दी है तो एरिया रिक्वायर्ड की जगह क्या हो जाएगा, एरिया प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाय A1। ठीक है, यहां से जो स्पेसिंग प्रोवाइड की है यहां पर पुट करिए, ये 1000 है। A1 आपको पता ही है एक बार का एरिया है, सपोज 10 mm का डाया है तो पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर, ये पता है आपको। सिर्फ अननोन क्या रह जाएगा, एरिया प्रोवाइडेड। यहां से आ जाएगा आपका फाइनल एरिया प्रोवाइडेड। क्लियर है। अब बस डिजाइनिंग का एक लास्ट पार्ट बचता है, डिजाइनिंग का लास्ट पार्ट बचता है, और वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, है ना। पढ़ा था ना आपने कि जब वन वे स्टेप डिजाइन करते हैं तो रेनफोर्समेंट को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट लगानी पड़ती है लॉन्गर साइड, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, बस ये नया है थोड़ा सा, लेकिन बहुत आसान है। तो लास्ट स्टेप इज 11 इज डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट इज 0.12% ऑफ B इंटू डी। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ D क्या है, ओवरऑल है। तो ये कितना बन जाएगा, 0.12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय B, तो हमने 1000 mm लेना है, और D हम कैलकुलेट कर चुके हैं सेकेंड स्टेप में, है ना। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, है ना। स्पेसिंग निकाल लो, सेम फॉर्मूला स्पेसिंग का, 1000 डिवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट जब भी आप प्रोवाइड करोगे, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, जो डाया ऑफ बार होगा, 5 से डिनोट कर रहा हूं, ऑलवेज 8 mm, ठीक है, क्योंकि मेन रेनफोर्समेंट से तो छोटा ही होना चाहिए ना, और मेन रेनफोर्समेंट 8 से 12 ही है, उसमें सबसे छोटा क्या है, 8 mm है। इससे ज्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए हम स्टील यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पाई बाई 4 इंटू 8 स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, यहां से पता चल जाएगी, 1000 A1 पता चल गया है आपको, क्या मिल जाएगी, स्पेसिंग, है ना। और अगर स्पेसिंग आ गई है तो अब हम फाइनल निकाल लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, ए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड। अच्छा, यहां पर भी जो स्पेसिंग है ना, उसको चेक करते हैं दो वैल्यू से, एक तो 5D और दूसरा 450, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज कर रहे हैं इसे सिर्फ, तो इसको हम थोड़ा दूर दूर प्रोवाइड करते हैं। तो सपोज यहाँ से आपकी वैल्यू आई है 327 mm, लेट्स सी, है ना। तो 327, 5D और 450 mm में कंपेयर कर लोगे, जो सबसे छोटी होगी, है ना, इनमें से जो लीस्ट वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी फाइनल स्पेसिंग, ठीक है। जैसे लास्ट स्टेप में किया था बिल्कुल सेम वैसे ही। ओके, सो सेम फॉर्मूला, S प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय ए डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिक्वायर्ड की जगह यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार, एंड दैट इज पाई बाय 4 इंटू 8 स्क्वायर।
है ना, यहाँ से आपको एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड भी पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका स्लैब का डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। अब बचता है आपका चेक्स, जो बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने किए थे बीम के लिए चेक। ठीक है, तो चेक्स मैं दोबारा आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स में चेक्स प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो जो हम प्रॉब्लम इसका डिस्कस करेंगे वन वे स्लैब का, उसमें हम चेक्स डिस्कस कर लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो स्लैब में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तब तक आप इसे लेक्चर को ठीक से देखिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर डाउट आपका डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।